नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसी स्थिति है और लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं। जी हां, गिलगिट बल्टिस्तान में तो स्थिति यह है कि वहां की पब्लिक नारे लगा रही है कि मोदी जी हमारा साथ दो, और उनका नारा है चलो चलो कारगिल चलो। कारगिल का रास्ता खुलवाने के लिए पिछले काफी दिनों से जो गिलगिट बल्टिस्तान के लोग हैं वो भारत से आग्रह करते रहे हैं और मोदी से मदद की गुहार लगाते रहे हैं। लेकिन अब ये पाकिस्तान का एक तरह से अंदरूनी मामला होने के साथ साथ हमारे देश के हिस्से पर जो कब्जा पीओके पर किया हुआ है पाकिस्तान ने, उस स्थिति को देखते हुए क्या अब ये वो समय आ गया है कि हमारी सेना पीओके को वापस लेने के लिए अगर चढ़ाई करे तो क्या पाकिस्तान के ये लोग भारत की मदद कर सकते हैं? ये एक सवाल हो सकता है। क्या योजना हो सकती है वो अंदरूनी चीजें हैं, लेकिन ऊपर से आपको बता दूं कि आज पाकिस्तान की हालत ये है कि वहां जहां एक तरफ ये जो गिलगिट बल्टिस्तान है इसके लोग धरना प्रदर्शन और सड़कों पे उतरे हुए हैं, मोदी जी से मदद की गुहार लगा रहे हैं। शिया मौलवी जो है आगा बाकिर अल हुसैनी की गिरफ्तारी के बाद ये प्रदर्शन शुरू हुआ, जिन्होंने स्कुर्दू में उलेमा परिषद की बैठक में कुछ ऐसी बात बोली जिस पर ये वहां के लोग कहते हैं कि सब जो है सुन्नी नाराज हो गए। और आपको बता दूं पाकिस्तान सुन्नी बहुल देश है। वो कहते हैं साहब शियाओं ने हमारा अपमान कर दिया, हमारे धर्म के बारे में ऐसा बोल दिया, उनको कोई अधिकार नहीं है, और इसको लेकर के उनकी गिरफ्तारी कर ली। लेकिन आपको यह भी बता दूं कि यहां जो है शिया लोगों का कहना यह है कि हमारे ऊपर अत्याचार किया जाता है और हमारा जो क्षेत्र है उसको अलग थलग किया जा रहा है, वहां विकास नहीं किया जा रहा है, वहां सेना अत्याचार करती है, महिलाओं को उठाकर ले जाते हैं। और इसमें आपको बता दूं सेना के ऊपर भी हमले होते हैं। वहां के लोग इस बात से इतने खफा हैं कि अब तो उन्होंने कह दिया है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी, यानी तत्काल शिया मौलवी आगा बकीर अल हुसैनी को रिहा नहीं किया और हमारा जो क्षेत्र है उसमें दखल अंदाजी बंद नहीं की, तो गृह युद्ध भी हो सकता है। दूसरी तरफ आपको बता दूं कि पाकिस्तान की आज हालत यह हो गई है कि वहां बढ़ी हुई बिजली की दरों को लेकर भी लोग सड़कों पर आ गए और वहां बाकायदा वहां की जो राजनीतिक पार्टी है उस जमात इस्लामी ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। लोग सड़कों पर उतर आए क्योंकि लोगों का कहना यह है कि एक तरफ तो बिजली की कटौती से वो परेशान है, बिजली आ ही नहीं रही, और सरकार की तरफ से जो बिल दिए जा रहे हैं वो अनाप शनाप हैं, जो हमने खर्चा किया ही नहीं। सरकार के ऊपर आईएमएफ का दबाव है और आईएमएफ ने ये कह दिया है कि आप जो ये सब्सिडी दे रहे हैं ऊर्जा की, इसको खत्म कर दीजिए, और क्योंकि हमारा जो कर्जा है वो आपको लौटाना है। $3 बिलियन तत्काल लौटाने के लिए पाकिस्तान को नोटिस दिया जा चुका है। उसको अगर ऐसा नहीं किया तो आप समझ लीजिए कि आईएमएफ की तरफ से कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, ऐसा भी नोटिस में कह दिया गया है। अब सरकार को कुछ सूझ नहीं रहा है, सरकार है नहीं वहां, जो है अभी क्या है कि वहां पर सरकार के बजाय जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं अनवर उल हक, उनको कुछ सूझ नहीं रहा कि ये जो $3 बिलियन हमें वापसी करना है, इस कर्जे को कैसे उतारेंगे। तो उन्होंने एक तरीका खोज लिया। एक तो बिजली की सब्सिडी हटाना उनकी मजबूरी है क्योंकि आईएमएफ की शर्तें हैं, लेकिन इसके अलावा भी अनाप शनाप बिल भेजे जा रहे हैं। अंदाजा इसी बात से लगाइए कि वहां एक नाई का काम करने वाला, यानी हेयर कटर, सैलून चलाने वाला, वो ये कह रहा है, बार ये कह रहा है कि मेरे पास बिजली कटौती के बावजूद भी 60,000 रुपए का बिल आया है। अब आप सोच सकते हैं कि एक बार्बर की शॉप चलाने वाले पर 60,000 का अगर बिल आता है, क्या वो दे पाएगा? कह रहा मैं दे ही नहीं पाऊंगा, कनेक्शन काट दोगे तो मेरी दुकान कैसे चलेगी। और ये लगभग सभी लोगों का दिक्कत है, सभी लोगों का कहना है कि ये जो स्थिति चल रही है कि वहां छोटे छोटे काम धंधा करने वाले लोगों को परेशान किया जा रहा है। और हालत ये है कि जो हाई लेवल के लोग हैं, ऑफिसर हैं, सेना के बड़े अधिकारी हैं, नेता हैं, उनके ऐशो आराम में कोई कटौती नहीं हो रही है और इसीलिए जनता आक्रोशित है। तो ये जो दोनों मुद्दे मैंने बताए, एक तरफ महंगाई की मार, वो पाकिस्तान में ऐसी स्थिति आ गई है कि वहां के लोग भी आज भारत की तरफ देख रहे हैं कि देखिए भारत तो चंद्रयान छोड़ रहा है,
600 करोड़ रुपए उसने चंद्रयान पे लगा दिए, फिर अब सूरज के लिए छोड़ दिया है अध्ययन करने के लिए। और आप एक तरफ यहां पाकिस्तान की हालत को ऐसा बना दिए हैं, कारण केवल भ्रष्टाचार, केवल कट्टरवाद, आतंकवाद को बढ़ावा देना। भारत के नाम पर हम तो कश्मीर लेंगे, कश्मीर लेंगे, कश्मीर ले नहीं पाएंगे और न कभी ले पाएंगे, लेकिन वहां की जनता को मूर्ख बनाकर जो भी सत्ता में आते रहे, उनके भाषणों का एक अंश यही रहता है, हमारी सरकार आएगी तो हम कश्मीर को वापस लेंगे। लोगों की भावनाओं से खेलते रहे, मूर्ख बनाते रहे, आतंकवादी पैदा करते रहे और आतंकवादियों को मोटी मोटी फंडिंग करते रहे। उसकी एवज में कुछ कंट्रियों से पैसा जरूर आता रहा, चंदा जरूर आता रहा, लेकिन अब पूरी दुनिया इस बात पर एकजुट है और एक मत है कि आतंकवाद किसी चीज का हल नहीं है। और अब मिलकर के सभी देश इस आतंकवाद पर जब प्रहार कर रहे हैं तो पाकिस्तान अलग थलग पड़ गया और भारत ने उसको हर प्लेटफॉर्म पर एक्सपोज किया है। तो ऐसे में आईएमएफ ने जो ये कड़ी शर्तें लगाई हैं और अब जो मदद नहीं हो रही है, उसमें कई अरब कंट्रियां भी हैं जो कई बार चंदा दे दिया करती थी, उनको भी मोदी सरकार के चलते ये हुआ है कि अब उन्होंने बंदिश लगाई है। वो सड़क तो बनवाएंगे, तो भाई सड़क बनाने के लिए हम आपको पैसा दे रहे हैं, उसकी निगरानी की जाएगी। ये नहीं है कि आप सड़क बनाने के नाम पर जो पैसा दे रहे हैं उसको आप आतंकवाद में लगा दें। अब वो चीज नहीं है। अब इसमें चीन की दखलंदाजी बहुत बढ़ गई है और चीन की दखलंदाजी इस कदर है कि ये जो $3 बिलियन वापसी करना है, इसको लेकर भी कहा जा रहा है कि चीन से कर्जे पे कर्जा यानी और दिया जा रहा है। और उसकी एवज में आपको बता दूं कि चीन के लोग वहां पाकिस्तान में कितनी दखलंदाजी कर रहे हैं कि चीन के अंदर जो मुस्लिम रह रहे हैं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, और पाकिस्तान से तो छोटी छोटी बच्चियों को चीन के लोग ले जाते हैं। मजाल है पाकिस्तान का कोई नागरिक बोल जाए, क्योंकि एहसान में और कर्जे में दबा हुआ है और उनका कहना यह है कि चीनी के पैसों से ही हम रोटी खा पा रहे हैं। इस स्थिति में आ गए जहां एक तरफ वो हथियार उठाने को तैयार हैं, आतंकवादी भारत में आए दिन घुसते रहते थे, वो चीन की तरफ देख भी नहीं सक रहे हैं। और इसलिए ये जो दोनों स्थिति पैदा हुई हैं, आज पीओके में जो इस सिचुएशन हुई है, गिलगिट बल्किस्तान की जो स्थिति है, ये दोनों बता रही हैं कि वहां की जनता भारत की तरफ देख रही है। कश्मीर की बात करने वाले लोग आज देख रहे हैं कि आज भारत का जो कश्मीर है उसके अंदर क्या हालात हैं। आज तक अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत में अगर कश्मीर में हुआ है देश की आजादी के बाद, तो मोदी सरकार के आने के बाद हुआ है, बल्कि धारा 370 हटने के बाद। रिकॉर्ड वहां पर इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टर आ रहे हैं। कोई होटल बनाने के लिए आ रहा है, कोई इंडस्ट्री लगाने के लिए आ रहा है। और इसमें अब फायदा किसका है? भले ही धारा 370 हट गई है, लेकिन अभी भी कोई ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश, बिहार या झारखंड का कोई व्यक्ति वहां नौकरी करने जा रहा है। अभी कश्मीरियों को ही नौकरी मिल रही है, वहीं के नागरिकों का लाभ हो रहा है। और ये जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, ये इन्वेस्टमेंट अभी और बढ़ेगा जब ये G20 सम्मेलन हो रहा है। मोदी जी की नीति देखिए कि कश्मीर में भी वो वहां के लोगों को ले जा रहे हैं, सम्मेलन में वहां ले जाया जाएगा, लोगों को दिखाया जाएगा, और उसके कारण से इन्वेस्ट बढ़ेगा। तो लोग देख रहे हैं कि एक तरफ जो कश्मीर है, भारत के जो पास कश्मीर का अंश है, उसमें आए दिन तरक्की हो रही है, इन्वेस्ट हो रहा है, रोजगार लोगों को मिल रहा है। आप देखिए कि टूरिज्म 1 करोड़ लोग गए हैं, उसका फायदा किसको हुआ है? कोई खच्चर चलाता है तो खच्चर वाले को पैसा मिला है, टैक्सी चलाने वाले को पैसा मिला है, होटल चलाने वाले को आमदनी हुई है, कोई ढाबा चलाने वाले को आमदनी हुई है। और फिर जब आदमी जाता है, कोई वहां से शॉल खरीदता है, कोई जूता खरीदता है, कोई कैप खरीदता है, इन सब में, इस पूरी मार्केट इंडस्ट्री में, टूरिज्म इंडस्ट्री से कश्मीरियों का जो फायदा हो रहा है, उसके कारण वो मोदी की जय जयकार कर रहे हैं। और ये भी पाकिस्तानी देख रहे हैं कि एक तरफ पीओके है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, वहां हालत बेहाल है, तो वो सब चाहते हैं कि हम भी भारत में मिल जाएं। और इसीलिए ये हो सकता है कि कभी भी एक झटके में आपको सुबह उठे तो खबर मिले कि आज भारत की फौज ने तिरंगा पीओके में गाड़ दिया। क्या गिलगिट बल्किस्तान, जहां से ये मांग उठ रही है मोदी जी से मदद मांगने की और गृह युद्ध की धमकी तक दे दी है, सेना पर हमले तक हो रहे हैं, क्या वो भी
भारत आज़ाद कराएगा, क्योंकि भारत का भाग होगा ऐसा तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन क्या उसको आज़ाद कराकर पाकिस्तान का एक और टुकड़ा अब होने जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।